हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू क्रिस एजुकेशनल हब। जैसा कि हम लोगों ने आरबीआई के कंसर्न में पढ़ाई शुरू की थी कि आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शन क्या है और आरबीआई कैसे काम करती है ना। तो आरबीआई का एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में हमने पढ़ा था कि बैंक ऑफ बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो गवर्नमेंट का बैंक है ना। इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। उसमें 2-3 पॉइंट छूट गया था, जिसमें क्या है कि एज अ सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करती है, तो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि एज अ सेंट्रल बैंक आरबीआई क्या करती है, जो न्यू बैंक खुलते हैं उनको क्या करती है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है। इट मीन्स कि उनको अथॉरिटी देती है कि आप ये बैंक चला सकते हो, है ना। तो ये एक लाइसेंस प्रोवाइडर के रूप में भी काम करती है। कौन करती है? तो आरबीआई करती है ना। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन आईएमएफ, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है संस्था जो है आईएमएफ, वहाँ पे क्या करती है आरबीआई, तो वहाँ आरबीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया को वहाँ पे बताती है। कौन बताती है? तो आरबीआई बताती है। क्या काम है आरबीआई का? तो आरबीआई का काम क्या है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना। कहाँ पे? आईएमएफ, इंडियन मॉनेटरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, ठीक है ना। फिर क्या काम, तो हमने देखा कि इतने सारे काम किसके हैं। एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में, एक इंडिया के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई का क्या है, वर्क है, फंक्शन है ना। और अब हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आरबीआई क्या काम करती है, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में क्या रोल है आरबीआई का, ठीक है। तो एज अ डेवलपमेंट इन इंडियन इकोनॉमी वर्क ऑफ आरबीआई क्या क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि हमने पढ़ा है, पहले भी ये वर्ड सुना है। क्या सुना है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी वित्तीय समावेशन, यानी कि वित्त की समावेशन, सभी लोगों को इसे इंक्लूड करना, जोड़ना। एज अ बैंक क्या काम करेगी आरबीआई, तो आरबीआई काम करेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन का, सभी लोगों के पास बैंक की सुविधा उपलब्ध हो, है ना, उनको इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, या तो बैंक में करेंगे या कोई पॉलिसी में करेंगे। तो इसके लिए कौन का जिम्मेदार है, तो इसके लिए आरबीआई पॉलिसी मेकर के रूप में जिम्मेदार है। एक पॉलिसी बनाती है, एक पॉलिसी मेकर है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक प्लेस प्रदान करती है, यानी कि एक बैंक के रूप में क्या करती है, प्लेस देती है। किसको देती है, तो बैंकों को देती है। और बैंक किसको देती है, तो पब्लिक को देती है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, वित्त का जो है वो क्या हो रहा है, समावेशन हो रहा है, सभी लोगों के बीच में समान रूप से इसका क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है ना। बीमा के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जैसे कि एलआईसी हो गया, जो कि 1956 एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसके लिए कौन सी बीमा कंपनी के लिए भी बहुत सारी बीमा कंपनी है, तो उनके लिए भी रूल्स कौन बनाती है, तो आरबीआई बनाती है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना, वो लोगों के उन तबकों को, लोगों को भी जोड़ना है जो कि इन फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे से बाहर है। इट मीन्स कि आरबीआई उन लोगों के लिए भी सोचती है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में आए। इट मीन्स कि उनके पास भी बैंक की पहुंच हो, वो भी अपने पैसों को सेव करे, जमा करे, बैंक के बारे में जाने, है ना, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, साथ साथ बैंक में भी इन्वेस्टमेंट बढ़े, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। सेकेंड हम लोग पढ़ लेते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना। हम आरबीआई जो है, पहले बहुत सारी काम मैनुअल होते थे। मैनुअल करने का मतलब कि ऑन पेपर वर्क, पेपर पे हैंड राइटिंग होती थी। बट अब आरबीआई क्या कर रही है, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इंडिया के डेवलपमेंट के, इंडियन डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव में क्या कर रही है, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, तो मॉडर्नाइजेशन कर रही है फाइनेंशियल सिस्टम को। पहले आप देखते थे कि पेन पेपर का वर्क होता था, लेकिन अब हर जगह कंप्यूटराइज्ड हो गया है। चाहे आप बैंक जाएं या आप एक एग्जांपल लीजिए, चॉइस सेंटर जाएं, कहीं भी आप जाते हैं तो क्या वहां पे मिलता है आपको मॉडर्नाइजेशन बुक मिलता है इकोनॉमी का। इट मीन्स कि सारी काम जो है वो ऑनलाइन, बिना पेपर वर्क के कंप्यूटर में हो रहा है ना। तो इसमें किसका यूज हो रहा है, कंप्यूटर का यूज हो रहा है। सारे प्रोग्राम को किसमें फुलफिल किया जा रहा है, तो कंप्यूटर में किया जा रहा है। फिर है फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी, ये किसका काम है, आरबीआई के डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमी के विकास करने में क्या करना है आरबीआई का काम, तो फाइनेंशियल अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता फैलानी है कि हाँ आप बैंक में जाओ, बैंक के कंसर्न में जाओ। पहले लोग जैसे कि सेठ साहूकार के यहाँ, लैंडर के यहाँ जाते थे और उनके यहाँ से पैसा लेते थे, उनको बहुत सारा ब्याज पे करना पड़ता था, बहुत सारे इंटरेस्ट के साथ। मतलब आप कह सकते हो कि उन्होंने जो राशि ली है
जो मनी ली है उस मनी के अकॉर्डिंग उनको 2 गुना 3 गुना पैसा देना पड़ता था उनको, है ना। तो लोगों में क्या कर रही है आरबीआई, फाइनेंशियल अवेयरनेस पहुंचा रही है, फाइनेंशियल जागरूकता पहुंचा रही है कि लोग कम से कम पैसे में उनको लोन मिल सके, बैंक उनको लोन प्रोवाइड कर सके, और साथ साथ उसमें क्या हो तो उनमें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो एंड लिटरेसी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने का आगे मन होता है, पर क्या होता है उनके माँ बाप या फैमिली की प्रॉब्लम से या मनी प्रॉब्लम से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई है, तो इसमें लिटरेसी के लिए बनाई है कि अगर आप पढ़ने वाले हो, आप सही में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइनेंस करेगी, है ना। आपको क्या देगी, लोन देगी। आप लोन लेकर के जो भी आप पढ़ाई करना चाहते हो उसमें आप इन्वेस्ट करो, उसमें पढ़ाई करो, और उसके बाद जब आप एज अ एम्प्लॉय हो जाओ, आप कहीं काम करने लगो, तो क्या करो, वो पैसे फिर क्या दो, बैंक को वापस करो। इट मीन्स कि आपको क्या कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, आपके डेवलपमेंट में आपका क्या कर रही है, आप कह सकते हो सहयोग कर रही है आपका, है ना। फिर नेचर ऑफ सेविंग, आरबीआई क्या कर रही है, पब्लिक के बीच में ये बात मतलब ये स्टेटमेंट दे रही है कि आपका नेचर ऑफ क्या होना चाहिए, सेविंग होना चाहिए। आप क्या करो, पैसे को सेव करना सीखो, जमा करना सीखो। इट मीन्स कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप क्या सोचोगे कि मैं अपने आय में से, हमारे जितनी भी आय हो रही है, हम जितना भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम में से कुछ ना कुछ, मान लो कि एट सब मनी हो गया, थोड़ा सा भी पैसा हो, लेकिन आप कहाँ जमा करोगे, तो अपने अकाउंट में जमा करोगे, अपने बैंक अकाउंट में जाकर के क्या करोगे, सेव करोगे, उसको जमा करोगे। तो इट मीन्स क्या, नेचर ऑफ सेविंग आप में हो रहा है। आप अपने पैसे में से कुछ ना कुछ क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो, अपने अकाउंट में जाकर के क्या कर रहे हो, जमा कर रहे हो। इट मीन्स कि आरबीआई एज अ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के प्रोस्पेक्टिव में इन सारे वर्क को करती है। कौन कौन सा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे चलाती है जिसमें लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा हो कि आप कंप्यूटर को सीखो और उनके थ्रू आप क्या करो, अच्छे अच्छे जॉब को लो, है ना। फिर कह रही है फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड लिटरेसी, लोगों में फाइनेंशियल के लिए क्या कर रही है, अवेयरनेस, जागरूकता पैदा कर रही है, और लिटरेसी के लिए भी क्या कर रही है, वर्क कर रही है, आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। इट मीन्स कि आपको सपोर्ट कर रही है ना। और नेचर ऑफ सेविंग, मतलब आप में सेविंग करने का नेचर भी, आप में सेविंग करने की प्रकृति भी डेवलप कर रही है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि किसमें पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में आरबीआई के फंक्शन में क्या पढ़ा था, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा था। अब इन मॉनेटरी पॉलिसी को हमको डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे टर्म को सीखोगे, बहुत सारे नए चीजों को जानोगे, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कहते किसको है, मौद्रिक नीति होती क्या है, तो पॉलिसी रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, कैश इन फ्लो, मतलब कि मॉनेटरी पॉलिसी वह पॉलिसी है जिसके द्वारा, मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा आप क्या करते हो, तो इकोनॉमी में आरबीआई पैसे का फ्लो छोड़ती है, यानी कि मनी फ्लो करवाती है। अब ये कैसे करवाती है, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझ लें, है ना। ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी है, ये क्या करती है, ये हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या करती है, मनी का फ्लो करती है ना, मनी इनफ्लो करती है, यहाँ पे कैश छोड़ती है। हाँ, इसके बाद क्या होता है, ये कैश आने से कुछ इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, तो कुछ इसके डिमेरिट्स भी हो जाते हैं। बेनिफिट्स में क्या होता है, तो आपको क्या मिलता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी मिलता है। इट मीन्स कि क्या, आपको आरबीआई मनी प्रोवाइड करा रही है इनडायरेक्ट रूप से इकोनॉमी में मनी को ला करके। आप उस पैसे को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। इट मीन्स कि आप कोई बिजनेस करोगे या आप कोई कंपनी डालोगे, तो उसमें क्या होगा, मनी आपका वर्क करेगा, और मनी वर्क करेगा तो आपको क्या होगी, इनकम होगी, और बहुत सारे लोगों को उसमें क्या मिलेगा, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इट मीन्स कि इस मनी फ्लो से इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे क्या होंगे, प्लस पॉइंट होंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को अधिक से अधिक प्रोडक्ट मिलेंगे। साथ ही क्या होगा, आपके पास अधिक से अधिक पैसे आएंगे, है ना, और लोगों को क्या होगा, रोजगार जनरेट होगा, उनके लिए काम मिल सकेगा उनको, ठीक है। पर साथ ही अगर इंडियन इकोनॉमी में मनी का फ्लो ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है ना।
इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रा की स्फीति, यानी मुद्रा बढ़ जाती है। तो उससे क्या होता है, फिर इससे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मनी अगर मार्केट में अधिक हो तो क्या बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी वस्तु का बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए कि मार्केट में आपको 10 मार्कर अवेलेबल है, ठीक है, या आप मान लो कि 10 स्वीट्स अवेलेबल है, ठीक है, और उसको पहले जब पैसे मार्केट में हमारी इंडियन इकोनॉमी में कम थे तो इसकी प्राइस, इट मीन्स कि इसके उपभोक्ता कह सकते हो, जो इसके कंजम्पशन वाले व्यक्ति थे वो कम थे, 8 थे और ये 10 अवेलेबल थे। तो उस समय क्या था, इन स्वीट्स का कीमत मात्र 8 रुपीज था, ठीक है, 8 पब्लिक यूज करने वाले हैं, या 7 रुपीज, मान लो 7 रुपीज है, ठीक है। अब 8 पब्लिक थे, 7 यूज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि अब 10 में से 8 लोग यूज कर रहे हैं और उसकी प्राइस क्या है, 7 रुपीज है ना। लेकिन जैसे ही मार्केट में कैश इनफ्लो ज्यादा जाता है तो क्या होता है, डिमांड लोगों की बढ़ जाती है और प्रोडक्टिविटी तो सेम रहती है। इट मीन्स कि मात्र समोसा या मिठाई, स्वीट्स जो भी आप कह लो 8 ही है, ठीक है, और 10 है, खाने वाले लोग 8 है और रुपीस क्या है, 7 है। लेकिन जैसे कैश बढ़ता है तो क्या होता है, और लोग उसको खाना चाहते हैं और लोग अपना पैसा उसमें लगाते हैं। तो मान लो कि ये 10 है और खाने वाले 12 हो गए, तो क्या होगा, कंपटीशन हो गया मार्केट में, है ना। कंपटीशन बोलने से क्या हो गया कि लोगों को अब मतलब प्रोडक्ट बस 8-10 ही हैं और खाने वाले 12-14 हो गए, तो क्या हो गया, कंपटीशन हो गया कि मैं खरीदूंगा। तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है ना, मार्केट में क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई। अब जो ये प्रोडक्ट जो बनाया है, 10 स्वीट्स बनाया है, उसने सोचा कि अब तो इसमें बहुत सारे लोग आ गए, तो अब वो 7 रुपीज के बदले क्या कर देगा, 14 रुपीज कर देगा, 12 रुपीज कर देगा। इट मीन्स कि इसका क्या होगा, महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, है ना, इन्फ्लेशन आ गया। आप नॉर्मली जनरल भाषा में हम इन्फ्लेशन को महंगाई ही बोलते हैं, पर इसका टर्म अलग है। हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे फिर आप समझोगे कि इन्फ्लेशन होती क्या है ना। तो आपने देखा कि अगर मार्केट में जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, तो जरूरत से ज्यादा पैसा आने पे क्या होगा, प्रोडक्ट तो कम है, जितना पहले मार्केट में था उतना ही है, लेकिन मनी का सप्लाई बढ़ गया, मनी का फ्लो बढ़ गया, इनफ्लो बढ़ गया, तो क्या होगा, अब यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। और महंगाई बढ़ गई तो क्या होगा, अब मार्केट में क्या आ गई, महंगाई हो गई, और महंगाई होने से फिर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक वस्तु का, हर एक जितने भी गुड्स हैं सबका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इट मीन्स कि ये अच्छा साइन नहीं है। अगर इन्फ्लेशन एक रेशियो के हिसाब से बढ़ता है तो ठीक होता है, पर अगर इन्फ्लेशन आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। लेकिन जब आरबीआई देखती है कि कैश इनफ्लो मार्केट में ज्यादा हो गया, तो वो क्या करती है, फिर वो अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है। इंस्ट्रूमेंट बोलने से जैसे कि मैं आगे आपको बताऊंगी कि इनके इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, आरआर आता है, फिर कैश रिजर्व सीआरआर आता है ना। तो इन सारे चीज का यूज करके ये क्या करते हैं, ओएमओ आता है, तो इन सारे का यूज करके ये क्या करते हैं, फिर मार्केट से, इकोनॉमी से पैसा वापस आरबीआई लेने लगती है। क्या करने लगती है, आरबीआई फिर अपना फ्लो, जो अपना कैश इनफ्लो की थी, उसको फिर वापस आरबीआई में ला रही है। तो इसके लाने के लिए उनके जो भी क्या करते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज करने से ये सारे पैसे किसके पास, आरबीआई के पास आ गए। तो जैसे ही पैसा आरबीआई के पास आई तो क्या बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट जो है लोगों का वो घट गया ना। अगर मान लो कि आपके पास पैसे कम आएंगे तो आप मार्केट में थोड़ी ना यूज ज्यादा कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, कम करोगे, है ना। पैसे कम हो गए तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया। अब आपका क्या हो गया, इनकम भी कम हो गया। कैसे इनकम कम हो गया, क्योंकि आपने जो पैसा मार्केट में बैंक ने इन्वेस्ट किया था, आरबीआई ने इनफ्लो किया था, उसको उन्होंने वापस कर लिया। तो वापस करने के क्रम में क्या होगा, मार्केट में पैसे का शॉर्ट हो जाएगा, है ना, मतलब कमी आ जाएगी, तो लोगों का इनकम भी कम हो जाएगा। इनकम कम हो जाएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट भी करना कम कर देंगे, क्योंकि पैसा कम रहेगा तो लोग कम खर्च भी करेंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, जो इन्फ्लेशन है उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। और इस तरह से आरबीआई
क्या इंडियन इकोनॉमी में पैसा आना, इंडियन इकोनॉमी से फिर जाना, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एज अ सेंट्रल वर्क ऑफ RBI। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो हमने पढ़ा कि एज अ RBI क्या काम करती है, तो काम करती है कि मार्केट में कैश इनफ्लो कैसे हो, क्या करना है, उन सारी चीज़ों को करती है। डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है कि कैसे कैसे इंडियन इकोनॉमी का क्या हो, डेवलपमेंट हो, है ना। फिर हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है कि कैश इनफ्लो को मार्केट में क्या करना, नियंत्रित करना, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द इंडियन इकोनॉमी इज फॉर्मेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। किसके द्वारा ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई थी? तो मौद्रिक नीति कमिटी के द्वारा बनाई गई थी एंड अंडर द एक्ट ऑफ RBI एक्ट 1934, जो कि RBI एक्ट 1934 के अंतर्गत बनाई गई थी। अब RBI 1934 एक्ट तो आपने समझ लिया है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि ये एक एक्ट ऐसा है जिसमें RBI के रूल्स, रेगुलेशन, वर्ड्स, इन सारी चीज़ों का क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्णन है ना। तो द मॉनेटरी पॉलिसी इज रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 2 months। हर 2 महीने पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो क्या होता है, रिवाइज्ड होता है, चेंज होता है, उसमें बदलाव होते हैं, है ना। जो पॉलिसी बनी है उसमें क्या, जैसे रेपो रेट रहना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट रहना चाहिए, इनमें क्या होते हैं, चेंजेस, रिवाइज होते हैं, बदलाव आते रहते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए? तो हर 2 मंथ के बाद, हर 2 महीने के बाद इसमें क्या आता है, चेंजिंग आता है ना। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, क्या उद्देश्य है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो क्या करना है मॉनेटरी पॉलिसी का? मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बड़ा काम है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ना, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना है, हाँ? ना तो ज़्यादा एकदम कम हो जाए ताकि मार्केट में या आप कह सकते हो कि इकोनॉमी में डिप्रेशन की कंडीशन हो जाए, और ना तो इतना अधिक फ्लो हो जाए कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाए, है ना। तो ये कौन करेगी इसके रेगुलेट? तो इसको मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति रेगुलेट करती है ना। टू रेगुलेट फ्लो ऑफ मनी इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में मनी का फ्लो कैसा होना चाहिए, कितना मात्रा में मनी होना चाहिए, किस कंडीशन में वर्क हो रही है, इन सारी चीज़ों का मॉनेटरी पॉलिसी ही क्या करती है, मॉनिटर करती है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा हो रहा है, मतलब कि अर्थव्यवस्था में विकास किस प्रकार से हो रहे हैं, किस कंडीशन में होने चाहिए, या तो अधिक ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट होगा, इसके लिए क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करेगी, रेगुलेशन बनाएगी, और उस पर ये डिपेंड करेगा कि कैसे इकोनॉमी में क्या हो, ग्रोथ हो, है ना। अब हम देख रहे हैं कि ऑन 29 सितंबर 2016, आप 29 सितंबर 2016 में क्या देख रहे हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज फॉर्मेड। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है उसमें क्या किया गया, फॉर्मेशन किया गया, चेंजिंग किया गया। कैसे किया गया? तो बाय द गवर्नमेंट एंड इंडियन अमेंडिंग द RBI एक्ट 1934, यानी कि RBI का जो एक्ट है, अमेंडिंग एक्ट है जो 1934, उसमें क्या किया गया, कुछ चेंजिंग किया गया, बदलाव किया गया। क्या है वो? तो अर्लियर इट इज यूज्ड टू मेक ओनली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। पहले क्या करती थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट की भी क्या थी, भागीदारी थी, पर अब क्या करेगी, अब इसमें RBI की भागीदारी होगी, RBI भी इसमें क्या करेगी, काम करेगी। RBI मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, क्या करना है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को चलाना है, उसमें कैसे फ्लो आना चाहिए, कितना आना चाहिए और कितना कम होना चाहिए, इन सारी चीजों को क्या करेगी, तो रेगुलेट करेगी। कौन करेगी? RBI करेगी। इसके लिए क्या हुआ, तो अमेंडमेंट हुआ कब, 29 सितंबर 2016 में, किसमें, इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है ना। तो अब एक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, सेक्शन 45ZB, है ना, जो कि कब एक्ट कब का है, तो ये भी 1934 का एक्ट है। अब इसमें क्या जो आप देख रहे हो कि इसमें अमेंडमेंट हुआ, तो क्या अमेंडमेंट हुआ ये यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें अब क्या है कि 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, 3 RBI के मेंबर होते हैं, दोनों मिल करके इन चीजों को कंट्रोल, तो क्या करेगी RBI, तो इन सारी चीजों को करेगी। हमने देखा कि स्ट्रक्चर जो बना है 45ZB
इसमें क्या है, तो ये एक्ट 34 में अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ, 29 सितंबर 2016 में। इसमें क्या कहा गया कि इसमें गवर्नमेंट के मेंबर भी रहेंगे और आरबीआई के मेंबर भी रहेंगे, जो रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उनमें। तो आरबीआई के कौन कौन से मेंबर रहेंगे, तो आरबीआई के 3 मेंबर में एक गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर जो कि अभी शक्तिकांत दास हैं वो रहेंगे, या जो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जब चेंज होते रहते हैं उनके टेन्योर के हिसाब से, तो फिर जो गवर्नर होंगे वो गवर्नर इसमें रहेंगे, ठीक है ना। फिर आरबीआई का एक क्या रहेगा, डेप्यूटी गवर्नर रहेगा, है ना। हमने कल पढ़ा था डेप्यूटी गवर्नर के बारे में, ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। और एक ऑफिसर रहेगा जो कि कहाँ से रहेगा, आरबीआई से रहेगा। इट मीन्स कि ये सारे मेंबर किसके हो गए, आरबीआई के हो गए, है ना। अब इस 6 मेंबर में से 3 मेंबर किसके रहेंगे, तो गवर्नमेंट की रहेंगे, है ना, गवर्नमेंट के रहेंगे। इसमें कौन कौन से रहेंगे, तो ये डिसाइड करती है कौन, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन सा व्यक्ति इसमें ज़्यादातर इकोनॉमिक्स रहते हैं और मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी को ऑर्गेनाइज कर सके, उसमें अपने अपॉइंटमेंट को अच्छे से कर सके, उन लोगों को इसमें डाला जाता है ना। तो हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या वर्क है, क्या क्या फंक्शंस है ना, क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव से मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया गया, क्या इनके वर्क है ना। अब हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उसने एक फिक्स क्राइटेरिया बनाया है कि इतना से इतना तक ही महंगाई बढ़ना चाहिए, इससे कम बढ़ेगा तो डिप्रेशन, इससे अधिक बढ़ेगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मोर इन्फ्लेशन हो जाना चाहिए। तो यानी कि इन्फ्लेशन होना चाहिए पर मोर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक फिक्स इन्फ्लेशन टारगेट होता है, ये कितने टाइम का होता है, तो हर 5 ईयर में ये चेंज होता है। 5 ईयर्स के लिए बनाया जाता है कि इन 5 सालों में महंगाई इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए। तो अभी जो चल रहा है वो 2016 से 21 का इन्फ्लेशन चल रहा है मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें मिनिमम इन्फ्लेशन यानी मिनिमम महंगाई 2% होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 6% होनी चाहिए, है ना। ये कौन निर्धारित करता है, इससे क्या होता है, तो इससे सीपीआई निर्धारित होता है। सीपीआई कहने का मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इससे क्या होता है, ये एक टर्म है जिसके द्वारा मापा जाता है कि मार्केट में महंगाई कितनी है, कितना होना चाहिए, या तो डिप्रेशन की कंडीशन नहीं है या तो मोर इन्फ्लेशन की कंडीशन नहीं है। तो ये किससे पता चलता है, तो ये सीपीआई से पता चलता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलता है ना। तो हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी में इन प्रेजेंट इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, तो 2 to 6% है, मोर देन 6% नहीं होना चाहिए, इससे अधिक होगा तो मार्केट में क्या आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, है ना। तो हमने आरबीआई को पढ़ा, आरबीआई के बाद मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ा और इन सारी चीज़ों को समझा। आप इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, है ना, और समझिए। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।